हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। मान ले यार कोई भी रिएक्शन है, आर्बिट्ररी दुनिया का कोई भी रिएक्शन तो उठा ले, A प्लस बी है ना। मान लो आर्बिट्ररी हमने ले लिए A प्लस बी मिलकर C बन रहा। अब देखो ये A क्या है और B क्या है, ये इनके खुद के नेचर पर तो डिपेंड करेगा ना। मान लो A और B पहले से मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे तो इनका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कितना एनर्जी देने पे पहले इनमें बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद फिर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअली इनका खुद का नेचर जो है वो इन पर तो डिपेंड करेगा ही। ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये सारा बात जो है ये सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। और वो किस पर डिपेंड करेगा कि इनका खुद का नेचर क्या है। हाँ, ये इन पर भी डिपेंड करेगा कि ये किस फेज में होगा। मान लो हो सकता है ये गैस फेज में हो सकता है ये लिक्विड फेज में हो सकता है ये सॉलिड फेज में हो, ठीक है। और वैसे भी आप लोग जानते हो ना, गैस फेज में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल्स का टकराना बहुत जरूरी है। मैंने एक बात बोला था, मॉलिक्यूल्स आपस में अगर टकराएंगे तभी तो रिएक्शन होगा ना। तो गैस फेज में क्या होगा, उनका कॉलिजन का रेट बढ़ जाएगा, तो वहां पर रिएक्शन फास्ट होगा। वहीं लिक्विड के केस में बात करें तो रिएक्शन थोड़ा और कम होगा। और सॉलिड के केस में तो हम लोग रिएक्शन देखते ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम, नहीं के बराबर वहां पर रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर मान लो गैस फेज में ही है तो हो सकता है कि दो A और B दोनों ही गैस फेज में हो, मतलब कि होमोजीनियस टाइप पर का होगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, होमोजीनियस टाइप पर का होगा। पॉसिबिलिटी है हेट्रोजीनियस टाइप पर का रिएक्शन हो, है ना। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कहने का मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो दोनों के दोनों एक ही फेज में हो, है ना। दोनों के दोनों एक ही फेज में और गैस फेज में हो, तब तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना, तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा। बट मान लो कोई एक गैस फेज में है, दूसरा लिक्विड फेज में है या दूसरा सॉलिड फेज में है, तो वो तो फिर हेट्रोजीनियस हो गया ना, जहां पर रिएक्टेंट जो है अलग अलग फेज पे हो गए। अगर मान लो गैस भी है और होमोजीनियस भी है, सारे के सारे गैस हो गए, तो रिएक्शन फास्ट हो गया, ठीक है। तो कुल मिला जुला के हम लोगों ने ये देखा कि रिएक्टेंट का नेचर, खुद का नेचर कैसा है, ये इस पर तो डिपेंड कर ही रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंसेंट्रेशन। देखो इस चीज को हमें डिटेल में देखना है, तो कंसेंट्रेशन पर तो डिपेंड करना बनता है ना। जैसे मान लो यही वाला रिएक्शन मैंने ले लिया था, A से बन रहा B। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या देखा था, इसका कंसेंट्रेशन या प्रेशर का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने लिखा भी ऐसा ही था ना, dA/dt। अब ये बताओ ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। लग नहीं रहा है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो कंसेंट्रेशन पर होना चाहिए। ए का कंसेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, मान लो इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट भी तो ज्यादा होना बनता है ना, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। मान लो ये हमने लिया ही काफी कम है स्टार्टिंग में, तो उस हिसाब से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी तो कम होना चाहिए ना, ठीक है। मान लो कर्ड बनाना ही है हमें, तो हमने अगर ज्यादा मिल्क लिया तो कर्ड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। मान लो हमने मिल्क कम लिया तो कर्ड का प्रोडक्शन कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ए के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करना चाहिए ना। तो ये इस पर कैसे डिपेंड करेगा, इन सारी चीजों को आगे देखेंगे। तो कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट है। थर्ड है बच्चे सरफेस एरिया। एक्चुअली मैं यहाँ पर ब्रीफ कर दे रहा हूं, इन सब चीजों को हमें डिटेल्स में और भी डिटेल्स में आगे पढ़ना है। अब देखो अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इस बात को आप ऐसे सोच सकते हो, मान लो हमने एक बहुत बड़ा लॉग लिया वुड का, ठीक है। मान लो एक पेड़ का तना काट लिया और उसको हम लोग माचिस से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बात है वो नहीं जलेगा, है ना। वही मान लो उसका पूरा बुरादा बना दिया मैंने, ठीक है, और पूरा बुरादा बना दिया, उसके बाद एक मैंने माचिस उस पर जला दिया, तो अब क्या है, ये जल जाएगा। बच्चे यहाँ पर क्या एक तरह का कंबसन रिएक्शन ही तो है। तो कंबसन रिएक्शन यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर सरफेस एरिया एक्चुअली मैंने वुड का बढ़ाया है, और वुड का सरफेस एरिया अगर बढ़ा तो वहां पर सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या हो गया, रिएक्शन का रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा ना। तो यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा कि सरफेस एरिया अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो वैसे बहुत सारे रिएक्शन है जहां पर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। एक्चुअली सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो रहा कि रिएक्टेंट जो है वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकते हैं बढ़िया तरीके से, और इस वजह से हमारा सरफेस बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा था। वहीं एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, इसको कई बार हमने देखा है ना, जैसे कोई एक रिएक्शन था वो यूं ही अगर करा रहे थे तो रिएक्शन अच्छे से नहीं हो रहा था, बट अगर हमने ऊपर से कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन फास्ट हो गया। एक्चुअली इसको बहुत डिटेल्स में आगे हमें पढ़ना है,
ना। जैसे मान लो हैबर प्रोसेस में जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज करके हम लोग अमोनिया बनाते थे ना, तो याद करो हैबर प्रोसेस N2+3H2 है ना, गिव्स 2NH3। और यहां पर याद करो हमने आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज किया था। तो ऐसे ऐसे कैटलिस्ट हम लोग बहुत सारे देखेंगे, और ये कैसे इस रिएक्शन को अल्टर करता है, इस रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर कैसे डिपेंड है, इस चीज को बहुत डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट यहाँ पर है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी तो डिपेंड करेगा ही, सीधा बात बताओ, अगर मान लो रिएक्शन इंडोथर्मिक है मतलब उसे टेम्परेचर चाहिए, हीट ज्यादा चाहिए, तब तो रिएक्शन फास्ट होगा ना, तो उस केस में हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मान लो कोई एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं चाहिए, वहां पर फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, टेम्परेचर कम करना। तो कुल मिलाजुला के इन सारे चीजों पर डिपेंड करेगा। अब टेम्परेचर को भी हमें बहुत डिटेल्स में पढ़ना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ रेट में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कहाँ एब्सोल्यूट फर्क पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन वगैरह सब देखेंगे, और ये सारा चीज हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे वो होगा कंसेंट्रेशन टर्म। कंसेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगा, नेचर तो हम लोगों ने लगभग समझ ही लिया कि अलग अलग नेचर रहेगा रिएक्टेंट्स पर का, उसके वजह से रिएक्शन का जो रेट होगा वो अलग अलग होगा। सेकेंड फैक्टर पर मूव करते हैं जो कि है कंसेंट्रेशन, इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है उस चीज को हम लोग डील करते हैं जो कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगा। मान लो आर्बिट्ररी हमने एक इक्वेशन ले लिया, एक रिएक्शन ले लिया जो कि A से B बन रहा। अब इस रिएक्शन में सोचो आप जरा एक बात कि A का अमाउंट जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ना, क्योंकि यहां पर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्शन तो उतना ही ज्यादा होगा ना, और जितना ज्यादा रिएक्शन होगा कंसंट्रेशन का चेंज उतना ही ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट का अमाउंट जितना ज्यादा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा, मतलब रेट जो होगा हम लोग बोल सकते हैं ये A के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा लॉजिकली लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि कुछ एक रिएक्शंस ऐसे थे जो कि A के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करते थे, मतलब उनका रेट फिक्स रहता था। कभी कभी हमने कुछ रिएक्शंस के लिए ऐसा भी देखा कि A का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया तो उल्टा क्या हो गया, रेट घटने लगा, ऐसा भी रिएक्शन हमने देखा। अच्छा, कहीं पर हमने ऐसा भी रिएक्शन देखा कि A को हमने 2 टाइम्स बढ़ाया तो रेट 4 टाइम्स में बढ़ गया, मतलब 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट हो रहा। कहीं पर हमने देखा इसको 2 टाइम्स बढ़ा के तो रेट जो है वो 8 टाइम्स का इंक्रीमेंट आ गया। अब इतने सारे हमारे पास वेरिएशंस आ गए, तो उन सब को अगर मिला के हम लोग एक साथ बोलना चाहें तो हम लोगों ने क्या बोला कि रेट जो है, कोई भी एक रिएक्शन का रेट वो डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा A⁴n। यहाँ पर एक वेरिएबल हमने डाल दिया n। अब इसी चीज को हमने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका हमने क्या दिया नाम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर n का हम लोग डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, और उसके लिए जितने सारे भी एक्सपेरिमेंट है ना, जितने सारे एक्सपेरिमेंट सारे के सारे ट्रू हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, ऐसा लगता है, बट हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि रेट जो है वो कंसेंट्रेशन टू द पावर n पर डिपेंड कर रहा। यहाँ पर n को हमने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। n को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। n में भी एन इंटीजर, n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखो हो सकता है एक इंटीजर हो, इट में बी अ फ्रैक्शन, ये हो सकता है एक फ्रैक्शन हो, एंड इट में बी 0, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है। वहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट हैव एनी रिलेशन विथ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो इस लाइन का बहुत मतलब बनता है, जैसे हम लोग मान सकते हैं कोई एक रिएक्शन 2A + 3B गिव्स 4C है, तो यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे, 2 मोल्स ऑफ A + 3 मोल्स ऑफ B गिव्स 4 मोल्स ऑफ C। तो यहां पर देखो A का कोएफिशिएंट 2 है, वहीं B का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो आप याद रखना ये जरूरी नहीं है कि A के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 हो और B के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 हो। ये एक्चुअली ये ऑर्डर वाली जो बात आ जा रही है ना, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं डिफाइन कर सकते। तो अगर इसका ऑर्डर हमें लिखना पड़ेगा ना, तो इसका ऑर्डर हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट के डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये अगर कोई बोल रहा है कि उसका कोएफिशिएंट उसका ऑर्डर है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। हाँ,
एक केस ऐसा बन सकता है कि इसका कोएफिशिएंट उसका ऑर्डर बन जाए, बट रियलिटी ये नहीं है। हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी एक रिएक्शन का ऑर्डर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमें एक्सपेरिमेंट पक्के तौर पर करना ही पड़ेगा। बिना एक्सपेरिमेंट के ऑर्डर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। मान लो हमें इस इक्वेशन के लिए रेट लिखने को बोला गया, तो रेट बिना एक्सपेरिमेंट के तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया उस केस में हम लोग रेट डिफाइन कर सकते हैं। रेट इक्वल टू बोल सकते हैं, रेट इक्वल टू के, यहां पर N2। अब देखो N2 डी पावर मैं P लिख रहा हूं, ठीक है। वहीं पर H2, यहां पर रिएक्टेंट N2 और H2 है, H2 का पावर मैं यहां पर Q लिख रहा हूं। अब यहां पर P और Q जो है ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से आएगा। अच्छा, हम लोग करते क्या है पता है, हम लोग किसी एक वैल्यू को रखते हैं कांस्टेंट और दूसरे को वेरिएबल रखते हैं। अब इसको मान लो 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो उससे हम लोग देखते हैं कि रेट में कैसा चेंज आ रहा है, ठीक है। और उसी तरह वापस हम लोग क्या करेंगे, हमें Q का वैल्यू अगर चाहिए होगा उस केस में क्या करेंगे, इसको हम लोग कांस्टेंट कर देंगे। हमें P का वैल्यू चाहिए होगा उस केस में हम लोग इसको कांस्टेंट कर देंगे। तो हम लोग बारी बारी से एक दूसरे को कांस्टेंट करते हैं और उसके बाद फाइनली रेट चेक करते हैं, और हम लोग इस तरह से करके P और Q का वैल्यू निकालते हैं। हम लोग इसमें एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हम लोग ये प्रोसेस करते कैसे हैं। चलो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो एक जनरल इक्वेशन है, वो तो डिफाइंड हमेशा सही होगा ना। क्या था वो, रेट इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं, रेट इक्वल टू क्या होगा, के P टू द पावर M और Q टू द पावर N। हमें यहाँ पर M और N नहीं पता, यही हमें मान लो फाइंड करना है, ठीक है। देखो ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूं। अब देखो रेट हमें दिया रखा है, P और Q का कंसेंट्रेशन दे रखा है, और हमने 3 एक्सपेरिमेंट से 3 डेटा को एक्सट्रैक्ट करा है। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से रखेंगे। मान लो फर्स्ट वाला केस हमने रख दिया। फर्स्ट वाला केस हमने क्या रखा, देखो रेट का वैल्यू क्या दे रखा है, 0.0012, ठीक है, इक्वल टू, देखो के का वैल्यू हम लोग के ही ले लेते हैं, और P का कंसेंट्रेशन देखो दे रखा है। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ये 6 × 10⁻², और इसका पावर बोल रहा है M। वहीं Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू आप चेक करो, ये क्या है, 1 × 10⁻²। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 × 10⁻², और इसका पावर क्या हो जाएगा, N, ठीक है। मान लो ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब सेकेंड डेटा से हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड डेटा के लिए रेट क्या है, देखो 0.0024 है ना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा ना, तो ये हमने लिख दिया, और इसके लिए वापस से के रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर हमने इसको चेंज नहीं किया है, P वही रहा है, जबकि Q जो है ना वो 2 टाइम्स हमने कर दिया, तो इसको हमने वही रहने दिया, 6 × 10⁻², और इसका पावर M, और Q का वैल्यू हमने डबल कर दिया, 2 × 10⁻²/N। अब देखो ये इक्वेशन 2 आ गया। उसी तरह थर्ड से हम लोग थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल मैं यही 2 इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को हमने अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो देखो ये इससे ये 2 टाइम्स है, तो 2 बार में कट गया ना, तो 2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू देखो के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सारा सेम ही है। इक्वल टू देखो ये भी इसका 2 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर क्या आ जाएगा, N। तो देखो यहाँ पर N का आराम से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं ना। N का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, 1। अब देखो यहाँ पर से N का वैल्यू आ गया। उसी तरह मान लो हमने थर्ड वाला डेटा लिखा, थर्ड वाला डेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0.0024 है ना, इक्वल टू के इंटू ये वैल्यू अब हमने डबल कर दिया, देखो P का वैल्यू डबल कर दिया ना, तो ये लिख सकते हैं 12 × 10⁻², 2 टू द पावर M, और साथ में यहां पर Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा 1 × 10⁻², है ना, उसका पावर N। अब देखो Q का वैल्यू हमने कांस्टेंट रख दिया, ये हमने बदला नहीं। अब ये हो गया इक्वेशन हमारा 3, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो उस केस में देखो यहां पर से ये डिवाइड करोगे, मतलब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 3 / 1, ठीक है। उस केस में क्या, इस साइड देखो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू, देखो यहां पर अब ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और के कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम ही है ना, तो कैंसिल आउट हो गए। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 6 वाला, है ना, तो ये आपको 2 टाइम्स लग रहा ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 टू द पावर M।
वो देखो वापस से यहाँ पर बच्चे m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ना, 2 टू द पावर 1 ही तो 2 होता है, तो यहाँ पर m का वैल्यू भी 1 आ गया। अब देखो n का वैल्यू भी क्या है 1। अब बताओ m और n दोनों वैल्यू 1 आ गया, तो रेट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं k, देखो है ना वही वाला इक्वेशन हम लिख रहे हैं p, अब p टू द पावर क्या हो जाएगा 1 और q टू द पावर भी क्या हो जाएगा 1। अब देखो p के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया 1 है ना, तो वही मैं लिख रहा हूं ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मैंने लिख दिया, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू p क्या आ गया 1, उसी तरह ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू q ये भी क्या आ गया 1, और इसी तरह एक होता ओवरऑल ऑर्डर है ना, ओवरऑल ऑर्डर क्या करते हैं बच्चे, ओवरऑल ऑर्डर याद रखना ये दोनों जो ऑर्डर है इन दोनों का सम हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2, तो ये सेकंड ऑर्डर पर का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर हमने देख लिया कैसे फाइंड करते हैं। अब मान लो एक जनरल सा इक्वेशन दिया है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब इसका मान लो हमें रेट लिखना है, तो देखो ये तो जनरल सा बात हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर m और b टू द पावर n। यहाँ पर ध्यान रखना ये m जो है ये जरूरी नहीं है कि a के बराबर हो, और यहाँ पर ये जो n है ये जरूरी नहीं है ये b के बराबर हो। हाँ, लेकिन एक ऐसा हो सकता है कि m जो है वो a के बराबर हो जाए या n जो है वो b के बराबर हो जाए, बट ये जरूरी नहीं है। तो ये सारा हम लोग केवल और केवल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ओनली बाय एक्सपेरिमेंट। बिना एक्सपेरिमेंट किए हम लोग ये जो रेट एक्सप्रेशन है इसको हम लोग नहीं लिख सकते, इसको हम लोग बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। बच्चे क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर और हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू यहां पर क्या लिख सकते हैं, के ए टू द पावर m और b टू द पावर n, है ना। कई बार इसको रेट ऑफ मास एक्शन भी हम लोग बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पर m क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखना, जब आपको रेट एक्सप्रेशन दिया होगा मतलब पक्की बात है वहां पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसके बाद ही ये बात लिखा हुआ है। बिना एक्सपेरिमेंट के हम लोग ये रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो देखो m जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a है, क्योंकि a टू द पावर m है ना। उसी तरह n जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b, क्योंकि b का पावर ये है। एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसके बाद हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ओवरऑल वो क्या होगा, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है m प्लस n को, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n, जहां पर n क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट को हमने r से रिप्रेजेंट करा, r इक्वल टू यहां पर मैंने लिख दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k। ठीक है, k कंसंट्रेशन टू द पावर n। अब देखो ये जो k है ना, इसको k को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग देखो क्योंकि ये रेट के लिए कांस्टेंट है ना, इस वजह से इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। और याद रखना, जब ये मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में होगा ना, उस केस में इसको हम लोग डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं ना। तो इतने सारे नाम हैं इसके, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और जब न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे उसमें डीके कांस्टेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, वही बात लिख रखा। मान लो इस चीज का अगर हमें ऑर्डर निकालना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर p b टू द पावर q। अब p और q जो होगा ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा। यहाँ पर k क्या है, रेट कांस्टेंट है, या कहो वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है यूनिट ऑफ k, रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट है। अब देखो k इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट डिवाइडेड बाई a टू द पावर p और b टू द पावर q। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये मान लो रिएक्शन है, तो उस केस में तो ऐसा लिख ही सकते हैं। अब देखो रेट का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो a क्योंकि ये कंसंट्रेशन है तो ये क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर q। उसी तरह b भी तो सेम ही है, मोल पर लीटर टू द पावर q। अब देखो यहाँ पर देखो मोल है ऊपर, यहाँ पर नीचे मोल टू द पावर p और मोल टू द पावर q। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मोल टू द पावर p प्लस q, और यहाँ पर 1। तो ये टर्म तो नीचे वाला टर्म ऊपर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना। उसी तरह यहाँ पर लीटर में -1। अब देखो यहाँ पर -p और -q, ये ऊपर जाएगा तो p प्लस q हो जाएगा, तो p प्लस q -1। ठीक है,
और सेकेंड इनवर्स हो सेकेंड इनवर्स। याद रखना, अब देखो यहाँ पर P प्लस क्यू को हम लोग बोल दे रहे हैं N, ठीक है। एक्चुअली P प्लस क्यू यहाँ पर N के भी तो बराबर था, जो कि हमने कंप्लीट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला था। तो किसी एक रिएक्शन को अगर हमने बोला कि वो nth ऑर्डर पर का रिएक्शन है, तो देखो इसको जनरल वे में अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मोल टू द पावर 1 माइनस n, P प्लस क्यू को मान लो हमने n मान लिया, उसी तरह लीटर टू द पावर n माइनस 1 और सेकेंड टू द पावर इनवर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब बच्चे एक बात मान लो, कहीं पर अगर k पर का अगर तुम्हें यूनिट पूछेगा तो तुम आसानी से यहाँ डिफाइन कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो। n का आपने बस वैल्यू पुट करना है, वो ऑर्डर पर का वैल्यू पुट करना है और आपको आराम से यूनिट ऑफ k आ जाएगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा। देखो हमेशा याद रखना, रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है वो हमेशा बदलते रहता है, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस ऑर्डर पर का रिएक्शन लिया है। और कई बार हमें अपोजिट सेंस में भी दे रखा होगा, मतलब कि हमें यूनिट दे रखा होगा रेट कांस्टेंट का। उस केस में हम लोग क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते। मान लो हम लोग जीरो ऑर्डर पर के लिए बात करें, तो जीरो ऑर्डर पर के लिए n का वैल्यू आपने क्या लेना है, जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो क्या हो गया देखो मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो ऑर्डर जीरो के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। वहीं पर मान लो ऑर्डर 1 n इक्वल टू, मान लो हमने 1 ले लिया, तो देखो 1 माइनस 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया, जीरो, ये भी टर्म जीरो। उस केस में क्या हो जाएगा, केवल देखो यूनिट क्या बच जाएगा हमारे पास, सेकेंड इनवर्स। तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। वहीं पर मान लो n का वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो n का वैल्यू अगर 2 लेगा तो मोल क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स नहीं। उसी तरह लीटर जो होगा वो क्या होगा, 2 माइनस 1 एंड दैट इज 1। उसी तरह सेकेंड क्या होगा, माइनस 1, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड ऑर्डर पर का रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के अगर हमें ऑर्डर दे रखा होगा तो आराम से हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट लिख सकते हैं। और वहीं इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर मान लो हमने यूनिट पता है, ठीक है, तो यूनिट पता है तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। मान लो ऑलरेडी कहीं पर दे रखा है, आप बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स है, तो बच्चे सेकेंड इनवर्स कब आएगा, सोचो जब ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस n का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब साफ पता है ना, n इक्वल टू 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर पर के लिए ही डिफाइन होगा। इज इट ओके? अब आगे एक और टर्म देख लो, RDS, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम लोग आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं, ये आपको बहुत पहले से पता होगा कि ये स्लोएस्ट स्टेप को बोलते हैं। देखो इस पूरे बात को क्लास 11 में हमने देखा था लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे, आप उससे कंपेयर कर सकते हो। मान लो एक मारुति की प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है, उसका 3 विंग है। एक विंग जो केवल टायर बनाता है, ठीक है, मान लो उसने 100 टायर बनाए एक दिन में। एक विंग ऐसा है जो इंजन बनाता है, मान लो उसने 50 इंजन बनाए एक टाइम में। और एक विंग ऐसा है जो बाकी के स्पेयर पार्ट बनाता है, जो कि मान लो 200 सेट्स बनाए, 200 सेट्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स बाकी के लिए। अब सोचो, क्योंकि यहाँ पर ये जो टायर है, एक मारुति में 4 टायर लगना है, तो अगर 4 टायर लगना है तो टोटल मिला के हमारे पास 100 टायर्स ही तो है, तो 100 टायर्स तो केवल 25 ही मारुति के लिए फिट बैठते हैं ना, 100 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक मारुति में तो टोटल हमारे पास 4 टायर लगने हैं। तो कुल मिला जुला के हम लोग इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्टेज पड़ गया। किस चीज का शॉर्टेज पड़ गया, टायर का, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। उसी तरह मान लो कोई एक रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में हो रहा है ना, जैसे कि मान लो A से B हो रहा है, B से C हो रहा है, उसी तरह C से D हो रहा है। तो मान लो एक प्रोसेस जो है, ये सेकंड वाला प्रोसेस मान लो बहुत ही स्लो है, ये बहुत फास्ट है, ये भी बहुत फास्ट है, तो जब तक ये प्रोसेस होगा नहीं, C जब तक बनेगा नहीं, तब तो आगे D नहीं बन सकता है। मतलब कि क्या, ये पूरा रिएक्शन जो है वो इसी स्टेप पे डिटरमाइन कर रहा है, स्लोएस्ट स्टेप पे। अगर हमने मान लो इसको फास्ट कर दिया, तब तो पूरा रिएक्शन तो पूरा फास्ट होने लगेगा, क्योंकि ये 3 पार्ट में है, सबसे स्लो यही है। अगर इसको फास्ट कर दिया तो पूरा रिएक्शन फास्ट कर दिया। अगर ये जब तक स्लो है, मतलब कि पूरा रिएक्शन स्लो है। अब पूरा रिएक्शन केवल और केवल सेकेंड पार्ट पर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, C नहीं बनेगा, तब तक तो D बन नहीं सकता। बात समझ गए? तो इस तरह से हम लोग स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के थ्रू देख लिया है, बट उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया है। मान लो ए, बी और सी तीनों मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए याद रखना, यहाँ पर रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉफिशिएंट से तो इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग इसको करते क्या है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना होता है, किसी दो चीज को कांस्टेंट करना होता है। मान लो बी और सी पर का कंसेंट्रेशन को हमने कांस्टेंट कर दिया और ए को वेरी कराएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना रेट ऑब्जर्व करेंगे कि रेट क्या हो रहा है। मान लो इट इज फाउंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर पी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर पी जो है पी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब जब हम लोग फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी का कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट कर देंगे। अब हम लोगों को मान लो अगर मिलता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर क्यू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, ए और बी का कंसेंट्रेशन को हम लोग कर देंगे कांस्टेंट। उस केस में रेट अगर मान लो सी टू द पावर आर पर डिपेंड कर सकता है, तो आर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सी। और ओवरऑल ऑर्डर हम लोग क्या बोलेंगे, एन इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब मान लो ये सवाल दे रखा है, फाइंड आउट ऑर्डर। कोई भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन का कोफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने क्या करना है, रेट इक्वेशन देखना है। रेट इक्वेशन देखो तो यहाँ पर क्या है, इसको रेट एक्सप्रेशन भी बोलेंगे। तो देखो के यहाँ पर HCrO4 माइनस का पावर क्या दे रखा है 1, I माइनस का पावर क्या दे रखा है 2, H प्लस का पावर क्या दे रखा है 2। तो यहाँ पर ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू HCrO4 माइनस क्या हो जाएगा 1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू I माइनस क्या हो जाएगा 2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू H प्लस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर देखो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2, टोटल क्या हो गया 5, है ना। यहाँ पर 1, 2 और 2 देखो इन सबके इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी का, ये भी बहुत है कि इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलेंगे, है ना, तो इसको डिफाइन किया गया है, इसके डेफिनेशन को जरा ध्यान से देखना। बोला है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ध्यान देना, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ये रिएक्टिंग स्पीसीज कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं एटम्स हो सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ये आयंस हो, किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। और उनका क्या देखना है, नंबर, ये कितने नंबर में है जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। ध्यान देना, यहाँ पर टर्म लिखा हुआ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, वैसा केमिकल रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो, एक स्टेप में, मतलब मान लो दो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कुछ है, ये टकराएं और एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए और हम लोग कोई दूसरा स्टेप के बारे में नहीं सोचें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात मैं कर रहा हूं, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन, या ये कहें कि वन स्टेप केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। अब ध्यान रखो, यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है साइमल्टेनियसली, एक्चुअली ये कॉलिजन थ्योरी से आता है, कॉलिजन थ्योरी भी हमें आगे देखना है। अब क्या बोल रहा है कि ये सारे जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये एक साथ टकराने चाहिए, एक साथ, देखो एक साथ टकराने चाहिए। दो के बारे में तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, ये हमेशा एक ही साथ टकराएंगे, लेकिन मान लो हमारे पास 3 आ गया, तो हो सकता है कि ये देखो 3 जो है ये आपस में एक साथ एक ही जगह पर एक ही टाइम पे ना टकराएं, लेकिन पॉसिबिलिटी है 3 का भी एक साथ टकराया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं 4 बोले ना, तो देखो 4, मान लो ये 4 मॉलिक्यूल है, ये 4 मॉलिक्यूल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ चारों कोलाइड करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग कभी भी इसको एक साथ नहीं देखेंगे। अब इसको तुम एक ऐसे एग्जाम्पल से देख सकते हो, मान लो हम लोगों में से किसी 4 बंदे को एक मॉल घूमना है, ठीक है, हम लोगों ने प्लान किया है उस मॉल को घूमने का, कोई एक पर्टिकुलर टाइम, हमने शाम का 7 बजे का टाइम फिक्स कर रखा है, हम 4 बंदे को एक साथ मिलना है, 4 बंदे या बंदियां जो भी है सबको मिलना है। अब क्या है कि हम लोगों ने प्लान तो बनाया है, तो पॉसिबिलिटी है एक बंदा तो बता, एक बंदा तो हमेशा एक टाइम पर, एक जगह पर, एक प्लेस पर हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा। मतलब 2 बंदे अगर आना चाहे सेम जगह पर सेम टाइम पर, तो तब तो वहां पर कॉलिजन होगा, और सेम टाइम पर सेम जगह पर आए तो इनका भी पॉसिबिलिटी थोड़ा बनता है। हो सकता है कि 2 बंदे जो है एक ही टाइम पर एक ही जगह पहुंच गए। अब मान लो 3 बंदे, 3 बंदे जो है इनका भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बनता है कि वो लोग एक ही जगह पर एक ही टाइम पे पहुंच गए और आके जाके कोलाइड करे। अब अगर मान ले चौथा बंदा आ गया ना,
ये कभी भी नहीं होगा। चौथा बंदा कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि वो सेम टाइम पर सेम ही प्लेस में, टाइम में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, और प्लेस जिस गेट की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली उतना ही बजे उतने ही टाइम पे उतना ही सेम प्लेस में सब चारों के चारों एक साथ मिलके पहुंच गए और कोलाइड कर लिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर ऐसा कभी भी नहीं होगा तो हम लोगों ने ये माना है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है हमेशा 3 या 3 से कम होगा। ठीक है, दूसरी बात और क्या क्या ध्यान में देने वाली है। अब मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या, कोई एक रिएक्टेंट तो इसमें नजर आ रहा है ना, तो ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। कभी भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में कैसे जाके रिएक्ट करेगा, आधा मॉलिक्यूल चला गया रिएक्ट किया, ऐसा थोड़ी होगा। मॉलिक्यूल जब होगा या आयन जब होगा या एटम जब होगा वो तो कंप्लीट होगा ना। एटम कभी अपने आप को डिवाइड करके फिर तो नहीं ना चला गया। तो ये याद रखना, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी की जीरो, इसका मतलब क्या है, वहां पर मॉलिक्यूल है ही नहीं, किसी से टकराया ही नहीं, तो रिएक्शन भी नहीं हुआ। तो हम लोग किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता ये, और कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। जबकि ये सारा केस ऑर्डर के लिए सही था। ऑर्डर क्या हो सकता था, जीरो हो सकता था ऑर्डर, वहीं पर ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता था, ऑर्डर 3 से ज्यादा भी हो सकता था, कितना भी हो सकता था। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। दूसरी बात, हमें एक बात और ध्यान देनी है और बहुत डंके की चोट पर यह बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा केवल उन रिएक्शंस के लिए डिफाइंड होगा जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस होंगे। और अगर सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो वहां पर मॉलिक्यूलरिटी की बात भी नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलरिटी की बात करने के लिए हम लोगों को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलना जरूरी है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलना जरूरी है। अगर सिंगल स्टेप हमने नहीं बोला तो हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन भी नहीं है। और एक बात और याद रखना, अगर मान लो मॉलिक्यूलरिटी हमने डिफाइन कर दिया तो पक्का बात है ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तभी डिफाइन होगा। और उस केस में अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो उस केस में ये जो ऑर्डर होता है ना, ये हमेशा मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है ना। ऑर्डर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, यहां पर ये सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। मतलब क्या है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। बात समझ गए? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइन होगा। मान लो हमने एक रिएक्टेंट ले रखा है NH4NO2। अब इसको हम लोग डिकम्पोज करा रहे हैं, इसको हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, N2 और प्लस 2H2। देखो इसको बनाने का क्या तरीका है, इसमें जितने सारे भी वाटर मॉलिक्यूल्स है ना उनको पहले बाहर कर देते हैं और उसके बाद बचेगा क्या, देखो 2 नाइट्रोजन बच गए ना, तो N2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात यह है कि इसको हीट करके हम लोगों ने ये तो बना दिया, बट यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अकेला सफिशिएंट काफी है ना, इसको तो किसी और का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस केस में, अगर कोई पूछे हमें मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो मॉलिक्यूलरिटी इस केस में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल काफी है। और अगर मान लो कहीं पर ऐसा है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कॉलिजन कर रहे हैं, तो उस टाइप पर क्यों हम लोग क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बाई। बाई का मतलब क्या होता है, 2। अब देखो जैसे कि HI की बात करें तो देखो 2 HI आपस में रिएक्ट करके H2 और I2 बना रहा, बशर्ते ये सारा का सारा कब डिफाइंड होगा, जब सारे के सारे कैसे रिएक्शन होंगे, एलिमेंट्री। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूलरिटी पक्के तौर पे डिफाइन नहीं है। वहीं मान लो 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 मॉलिक्यूल अगर आपस में टकरा रहे होंगे एक ही साथ एक जगह, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। या फिर इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी इसमें हम लोग बोल सकते हैं 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा है, 2A + 3B + 5C + 6D gives 9E + 5F। अब पूछा कि बता इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो तुम लोग पहले ही बोल दोगे ये इतना सारा जो दे रखा है ना, कभी ऐसा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता कि ये सारे के सारे मिलके एक साथ टकरा रहे होंगे, पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी हमने देख लिया था ना, मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर कोई बोल रहा है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वो गलत बोल रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। तो इस टाइप पर के जो रिएक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो एक्चुअली बहुत सारे स्टेप से बनता है, कभी भी एक स्टेप से ये वाला जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो कुल मिला जुला के हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूलरिटी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 3 या 3 से कम होगा।
मॉलिक्यूलरिटी और हमने क्या देखा कि नेवर भी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। और क्या हमने देखा, इट कांट भी नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। नेगेटिव में मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहा, मॉलिक्यूल है ही नहीं फिर भी रिएक्शन कर रहा। नोर फ्रैक्शन, और इसका वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल होने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलरिटी जो है उसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन किया जा सकता है। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर को हम लोग थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी को थ्योरेटिकली डिटरमाइन किया जा सकता है बशर्ते कि हमें एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखा होगा, मतलब सिंगल स्टेप में दे रखा होगा। तो हम लोग लेके चलेंगे, अगर कहीं मॉलिक्यूलरिटी पूछ रहा है 2 एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो 2NO2 प्लस O2, तो देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल, टोटल मिला के कितने 3 मॉलिक्यूल हो गए, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगा। वहीं पर देखो 2H2 और O2, यहाँ पर भी 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगा। अब देखो ये बड़ा सा रिएक्शन दे रखा है, इसका 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, ये कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकता है क्या? नहीं। तो ये मॉलिक्यूलरिटी इस पे डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। उसी तरह अगर मान लो 2A प्लस B दे रखा है, तो हम लोग मान सकते हैं इस केस में ये मॉलिक्यूलरिटी इसमें डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमें 3 ही दिख रहा, तो मॉलिक्यूलरिटी इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में अगर हम लोग डिफरेंस बोलना चाहें तो डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड रेट लो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन है, मतलब ऑर्डर को हम लोग एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर ही डिफाइन कर सकते हैं, जबकि रेट लो हमें दे रखा होगा R = K A⁴ और B⁴n। यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, इन सब का जो पावर होता है उनको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा M+n। वहीं पर अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी देखो थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, इनका जो कोफिशिएंट होगा इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी इस केस में क्या हो जाएगा, A+B, बशर्ते कि ये जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा तो हम लोग वहां पर डिटरमाइन कर भी नहीं सकते। जैसे ये एग्जांपल मान लो ले लिया 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 3 है, बशर्ते कि ये जो रिएक्शन हो वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो, मतलब 1 स्टेप रिएक्शन हो। अब हमने क्या देखा कि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकली डिटरमाइन हो सकता है। ठीक है, देखो ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी की बात करें ये 0 भी नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता और ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात क्या है, कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शन किसी भी टाइप पर का हो, 1 स्टेप हो या फिर कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टी स्टेप हो, इन सारे केस में ऑर्डर जो है ये डिफाइंड है। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी के लिए हम लोगों ने ये केस मान लिया था केवल और केवल एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के लिए। अगर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं है। और हमने क्या देखा था, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हमेशा 3 या 3 से कम होगा, जबकि ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं था, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझने के लिए हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, मान लो A से B बन रहा बच्चे। ठीक है, अब A से जो B बन रहा है, अब A और B के लिए हम लोग अगर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को देखो ऐसे लिख रहे थे ना, dA/dt। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने बोला था A⁴n ऐसे करके। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, -dA/dt, है ना। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया K, और यहाँ पर मैं लिख दिया A⁴n। बट यहाँ पर ऑर्डर क्या दे रखा है, जीरो ऑर्डर। ऑर्डर हम लोग किसको बोले थे, यही n को। n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, K ना, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गया 1। तो यही चीज देखो यहाँ पर लिखा है, एट t इक्वल टू 0, यहाँ पर मान लो C0 था, B तो उस समय था ही नहीं तो 0 हो गया। एट t इक्वल टू t टाइम पे मान लो इसका कंसेंट्रेशन Ct हो गया, उस केस में यहाँ का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा Bt। अब रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dA/dt। ठीक है, तो रेट लो आप कैसे लिखोगे, रेट लो R = K A⁴0। यही तो हम लोगों को देखे थे, यहाँ पर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो
इस तरह से हम लोग रेट लॉ डिफाइन कर देंगे। रेट लॉ आर इक्वल टू के ए टू द पावर 0। ठीक है, अब देखो ये रेट को हमने क्या लिख रखा था, माइनस डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसा ही तो हो रहा, ए से बी की ओर बन रहा। अब देखो ए रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट में हम लोगों ने देखो क्या लिखा था, माइनस के साथ लिखा था ना, क्योंकि कंसेंट्रेशन यहाँ पर हमारा रिड्यूस हो गया था। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर 0। एक्चुअली ये रिएक्शन देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, अब ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो यहां से माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर 0 तो 1 ही हो गया, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब देखो डी टी अगर इस साइड चला गया तो क्या बन जाएगा, ये के डी टी। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि डिफरेंशियल रेट लॉ को हमने हटाना है, तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या हमें इंटीग्रेशन ही तो करना पड़ेगा। तो ये वाला जो इक्वेशन, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन लगा लिया इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल रेट इक्वेशन, है ना, रेट इक्वेशन। अब हमारे पास केवल सिंपल इंटीग्रेशन बच गया, वो हम लोग आसानी से अब कर लेंगे। ठीक है, अब देखो डीए पर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएक्स का क्या होता है एक्स, तो डीए के लिए हम लोग क्या लिख दिए ए। अब इसका अपर लिमिट जो है वो क्या है 80 और लोअर लिमिट क्या है ए नॉट, मतलब ए नॉट से लेके 80 तक जा रहा है। हम लोगों ने देखा ना स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन वहां पर क्या था ए नॉट, और फाइनल कंसेंट्रेशन हमने मान लिया 80, तो 80 ए नॉट। और यहाँ पर ये कहां से जा रहा के dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। अब देखो यहाँ पर भी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 और अपर लिमिट क्या होगा t, मतलब 0 से t टाइम पर के लिए हम लोगों ने ये एज्यूम किया है। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ देखो 80 माइनस ऑफ ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू के, यहाँ पर क्या हो जाएगा t माइनस 0। अब देखो ये नेगेटिव साइन से अगर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, ए नॉट माइनस 80 इक्वल टू के टी। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 80 को अगर आप इस पर्टिकुलर साइड ले आओ तो 80 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, ए नॉट माइनस ऑफ के टी। ठीक है, और इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो t इक्वल टू लिख सकते हैं, तो t इक्वल टू अगर यहां पर से हम लोग लिखना चाहें t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस 80 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 80, देखो यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो यहां पर से ये भी आ गया। तो ये वाला जो इक्वेशन है, क्योंकि ये इंटीग्रल के फॉर्म में है, इंटीग्रेशन से आया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर के लिए किया है। अब मान लो हमें ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ किसके किसके बीच बनाना होगा, मान लो 80 वर्सेस टी ग्राफ बनाना होगा। तो देखो ये तो तुम्हें नजर आ रहा ना, ये y इक्वल टू, मान लो इसको तुमने y एक्सिस में डाल दिया 80 को, है ना, और t को तुमने x एक्सिस में डाल दिया, तो हम लोग इसको तो लिख सकते हैं ना y इक्वल टू mx प्लस c के केस में। ये एक देखो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ पर स्लोप क्या आ गया, माइनस के, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन आ गया उसका स्लोप क्या होगा, माइनस के। वहीं t का वैल्यू अगर तुमने 0 रखा तो 80 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नॉट। मतलब कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें, है ना, मान लो अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसा होगा, देखो यहाँ से ऐसे डिक्रीजिंग में आएगा ना। अब ये t इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नॉट। हमने ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया है, 80 वर्सेस t। और यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा, देखो स्लोप तुम्हें नजर आ रहा ना, स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के। ठीक है, तो हम लोग ये आसानी से कर सकते हैं, इस तरह का ग्राफ है ड्रॉ। ठीक है, अब देखो एक बात आती है हाफ लाइफ की, है ना। तो हाफ लाइफ एक टर्म होता है, उसको याद रखना। हाफ लाइफ कब होता है, t इक्वल टू टी हाफ। मतलब कि सोचो हमारे घर में आइसक्रीम का पूरा एक पैकेट रखा हुआ है, ठीक है, पूरा पैकेट को खत्म होने में 4 दिन लगता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ उसका कब क्या है, कब हाफ खत्म हो जाएगा, तो 2 डेज। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, वैसा टाइम जहां पर कंसेंट्रेशन हाफ बचता है उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं ना। तो जब कंसेंट्रेशन हाफ होता है, अब हाफ लाइफ में 80 की अगर बात करें तो 80 क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2। ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसेंट्रेशन, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल रहा ना कि ये एग्जैक्टली हाफ लाइफ है। मतलब हाफ ऑफ कंसेंट्रेशन खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है। तो कभी कभी ये भी सवाल आता है। तो देखो मान लो इस इक्वेशन में अगर तुम लोगों ने रखा 80 का वैल्यू, मान लो तुमने रख दिया ए नॉट अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ऑफ के का जगह आपने के रख दिया, और t इक्वल टू ये कब हुआ, t हाफ में। अब देखो ये वैल्यू आप इस साइड ले आओ, ये वैल्यू आप इस साइड ले आओ,
तो A0 से A0/2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A0/2, ठीक है, इक्वल टू, आप जब इसको इस साइड ले आए तो आपको मिल गया क्या, K T हाफ। तो यहां पर से T हाफ इक्वल टू क्या आ गया, T हाफ इक्वल टू हम लोग बोल सकते हो A/2K, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दो, यहां पर T हाफ जो है ना वो आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कई बार आपको है ना T हाफ और इनिशियल कंसेंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो ग्राफ देखो कैसे आ जाएगा। मान लो आपने y एक्सिस में T हाफ रखा और x एक्सिस में आपने इनिशियल कंसेंट्रेशन रखा, तो आपको नहीं लग रहा ये y इक्वल टू mx पर का ग्राफ है, क्योंकि यहां पर c तो है ही नहीं, तो ये पक्का ओरिजिन से पास करेगा। और जहां पर स्लोप क्या हो जाएगा 1/2k, तो देखो ये y इक्वल टू mx पर का ग्राफ ऐसा हो जाएगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा। T हाफ वर्सेस A0 पर का ग्राफ, ठीक है, मतलब A0 बढ़ेगा तो T हाफ भी बढ़ेगा, सिंपल है, A0 पर ही डिपेंड करेगा T हाफ पर का वैल्यू। इज इट ओके? तो ऐसा हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेंगे। देखो यही सारा बात लिखा हुआ हाफ लाइफ का, A0 माइनस A0/2 इक्वल टू K T हाफ, तो T हाफ क्या हो जाएगा A/2K। फिर यही बात बोल रहा हाफ लाइफ, याद रखना ये हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, यहाँ पर क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी हाफ जो है इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किस केस में, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है ये, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर के लिए, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये हमें ऑर्गेनिक में हमें देखना होता है ना, जहां पर यहाँ पर H न्यू लिखा रहता है, H न्यू का मतलब होता है सनलाइट या फिर एनर्जी जो मिलेगा, ठीक है। H इंटू न्यू, याद करो H और न्यू से एनर्जी ही बनता है, ठीक है। सेकेंड है डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो डिकम्पोजिशन होगा H2 और I2 में ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, ये भी हम लोग मानते हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड उसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन सरफेस ऑफ प्लेटिनम, ठीक है, ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर का एग्जांपल है, प्लेटिनम सरफेस पे अमोनिया पर का डिकम्पोजिशन। तो बच्चे आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, हमने इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने हैं और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।